Hello everyone, welcome back to my channel. Before starting today's lecture, I would like to say that those who have not subscribed to the channel, consider subscribing and have a look at more videos. And those who have subscribed, thank you so much guys. Let's start. So आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 4 स्टीरियोआइसोमेरिज्म का पढ़ने वाले हैं. That is optical activity, chirality and chiral centers and specific rotation. सबसे पहले बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी की तो थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पहले बात करते हैं. अब अर्ली 19th सेंचुरी में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं जिसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट बायट. उन्होंने नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट जिसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं विथ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. तो अब उन्होंने क्या किया था कि उस लाइट सोर्स को जब एक पोलराइजर से क्रॉस किया, उन्होंने जब एक लाइट सोर्स लिया जिसके अंदर हमारा ये मान लो कि ये हमारा क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. तो इस डायरेक्शन के सारे परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेन से बाहर आ रहा होगा लाइट, तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं. अब ये जब एक पोलराइजर यानी कि हम बोल सकते हैं एक निकोल प्रिज्म, दिस इज अ पोलराइजर, इससे जब क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पोलराइजर का काम होता है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको अलाउ करता है, बाकी सबको ब्लॉक कर देता. और जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्रॉस किया गया किसी ऐसे सॉल्यूशन से, मान लीजिए यहाँ कोई सॉल्यूशन रखा है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ठीक है. जब हमने इस लाइट को इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास किया और ये सॉल्यूशन रखा गया है एक ट्यूब के अंदर, जैसे हम कहते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब, पोलैरिमीटर ट्यूब, ठीक है, जिसका लेंथ हमने मान लिया L. लेट दिस बी द L, दैट इज द लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब. और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का हम कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C ग्राम पर ml. इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या मान लिया हमने, C ग्राम पर ml. अब जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से क्रॉस करेगा और जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तो हम यहाँ एक यूज करेंगे एनालाइजर. अब देखो ये हमारा क्या था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से 3 तरह के पॉसिबिलिटी ओरिजिन होती है, ठीक है. या तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनडिफ्लेक्टेड वैसा ही आ जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी है कि अनडिफ्लेक्टेड आए. तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को, यानी ये भी जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि यहाँ पर कोई भी रोटेशन नहीं हुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है. अब और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो क्या है कि हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो हमारा ये जो लाइन था इस लाइन से राइट हैंड साइड पे थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली क्या बोलेंगे, एक्टिव. अगर कोई भी डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन तो हम उसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है. अब ये राइट हैंड साइड मूव किया है तो इसे हम प्लस भी बोलेंगे या फिर इसे बोल देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है. अगर ये नॉर्मल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड रोटेट किया किसी पर्टिकुलर डिग्री से, इसे भी हम थीटा मान लें, तो इसे भी क्या बोलेंगे, हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे या फिर इसे माइनस साइन से दिखाएंगे और इसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी. ठीक है. इसे हम स्मॉल d और इसे हम स्मॉल l भी बोलेंगे. कैपिटल D कैपिटल L नहीं यूज कर सकते हैं, उसे हम कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है.
क्लियर है? तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को जब आप पोलारिमीटर के अंदर रखकर, पोलारिमीटर ट्यूब के अंदर रखकर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उससे क्रॉस कराओ, तो 3 पॉसिबिलिटी होंगी। या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसके अंदर, या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो उसे बोलेंगे लीवर रोटेटरी, राइट हैंड साइड हुआ तो उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब बात करते हैं काइरल सेंटर्स एंड काइरल मॉलिक्यूल्स की। अब देखो, ये जो काइरल वर्ड है वो आया है ग्रीक लेटर से, ग्रीक वर्ड से, जिसके बोलते हैं कायर, CHEIR। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? हैंड। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने अपना हाथ लिया, हाथ का ले लिया मिरर इमेज। ठीक है, अब उस मिरर इमेज को अगर आप एक के ऊपर एक रख दो, ठीक है, तो क्या वो सुपर इम्पोजेबल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो वहीं से ओरिजिन हुआ था इस वर्ड का, कायरलिटी वहीं से आया कि हमारा हाथ जो होता है उसका मिरर इमेज कभी भी उसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता, तो वो ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर व्हाट लाइक एनहांसर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या होता है काइरल मॉलिक्यूल, क्या होता है काइरल सेंटर, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अब देखो, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? काइरल मॉलिक्यूल्स। अब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हमने ऊपर देखा कि जो भी प्लेन पोलराइज लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसे हम काइरल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर काइरल मॉलिक्यूल जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था पिछले वीडियो में और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पढ़ाया था। अब देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री सभी के अंदर होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो सबके अंदर होता है, किसी भी चीज़ को आप 360 से घुमा दो तो सेम मॉलिक्यूल बनने वाला है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसके अंदर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि अगर ये इन दोनों में से अगर ये दोनों एब्सेंट है तो AAOS भी एब्सेंट होगा। ठीक है, इसलिए हम AOS के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें क्या देखना है? POS और COS। ये दोनों अगर एब्सेंट हुए मॉलिक्यूल के अंदर तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट हो गए तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? वो इनएक्टिव हो जाएगा। कोई भी अगर प्रेजेंट हुआ तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। चलो, अब देखो क्या होते हैं काइरल सेंटर्स। कोई भी sp3 यानी टेट्राहेड्रल एटम लें विथ डिफरेंट वैलेंसीज, मतलब आपने कोई कार्बन ले लिया, उससे अगर X, Y, Z एंड W, 4 अलग अलग वैलेंसीज जुड़ी हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइरल सेंटर बोल देंगे। वैसे कोई भी आप एटम ले सकते हैं जो टेट्राहेड्रल हो, जिससे 4 अलग अलग वैलेंसीज जुड़ी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? काइरल सेंटर बोलेंगे। हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया। अब देखो, मीथेन में क्या है? एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा और उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है? 3 डिमेंशनल होता है, जहां बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। अब इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन दिखाएंगे। अब ये प्रोजेक्शन है वेज डैश प्रोजेक्शन, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में, और इसके सारे इंटर कन्वर्जन देखेंगे, वेज डैश, फिशर, सॉमन और न्यूमैन और साहॉर्स, इन सब के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाकर एक CH3 लगा दिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। वैसा कुछ नहीं है कि ये CH3 जो आया है ये यहीं पे आएगा वेज पे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, कहीं भी रख सकते हैं आप। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कहीं भी रख सकते हो। अब देखो, अगर हमने एक और हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिया तो हमने एक और Cl यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगर हमने एक और हाइड्रोजन हटाकर OH रख दिया, ठीक है, तो अब ऐसा मॉलिक्यूल बन गया। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल हुआ जिससे कार्बन से sp3 है और सारे के सारे एटम अलग अलग जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुप्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइरल सेंटर। क्या बोलेंगे? काइरल सेंटर बोलेंगे इसको। क्लियर है? अब देखो, अब इसे काइरल सेंटर बोलेंगे तो क्या ये मॉलिक्यूल काइरल है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये मॉलिक्यूल काइरल है या नहीं है, क्या काइरल सेंटर होना एनफ है मॉलिक्यूल को काइरल होने के लिए? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। काइरल सेंटर होते हुए भी मॉलिक्यूल एक काइरल हो सकता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। अब हमें पहचानना है इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब देखो, यहाँ हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई काइरल सेंटर्स। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कोई भी ऐसा sp3 एटम जिससे 4 अलग वैलेंसी जुड़ी हुई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइरल सेंटर बोल सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ बोले तो ये काइरल हो सकता है क्योंकि उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है,
एक OH जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो कायरल हो गया। यहाँ बात करें तो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। कायरल, हम सेंटर के बारे में बात करें, कायरल मॉलिक्यूल के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हम कायरल सेंटर देख रहे हैं सिर्फ। अगले मॉलिक्यूल देखें तो यहाँ पे देखो, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। ठीक, अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ ये कायरल हो जाएगा। अब आप इसे कायरल नहीं बोल सकते क्योंकि ये कैसा है, sp2 कार्बन है, हमें sp3 चाहिए हमेशा। ठीक, अगला एग्जांपल देखें, यहाँ देखो, इस कार्बन को देखो, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। देखो, मान लो कि यहाँ रिंग हो गया, तो रिंग में देखो यहाँ क्या है, CH2, ठीक है, और यहाँ क्या है, CH है, यहाँ क्या है, OH है, यहाँ H है, चारों अलग है, तो ये कायरल हो गया। यहाँ देखो, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ क्या है, CH, और यहाँ क्या है, CH2, ये भी कायरल हो गया। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक CH2 और एक ऑक्सीजन, चारों अलग एटम्स है। अगला एग्जांपल देखें तो देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ तो CH3 लिखा है, तो ये कायरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये CH3 हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, CH, और यहाँ CH2। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, इसी में देखो ये भी कायरल है, यहाँ OH, यहाँ CH3, एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ तो हमारा क्या है, कार्बन है सिर्फ। ठीक, अगला एग्जांपल देखो, यहाँ ले लिया हमने कोनीन, इट्स अ पॉइजन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक पूरा प्रोपाइल है, यहाँ CH2 है और नीचे क्या है, नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा कायरल। ठीक, यहाँ नाइट्रोजन देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, एक CH2 है और एक CH2 CH3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कार्बन कायरल होता है, नाइट्रोजन भी कायरल हो सकता है। कायरल मतलब चार अलग अलग वैलेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हम कायरलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। अब देखो, मेंथॉल जो एक फ्लेवरिंग एजेंट है, उसका ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ बात करते हैं कायरलिटी की, तो यहाँ देखो, ये हमारा एक कायरल सेंटर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, देखो ये हाइड्रोजन, ये CH3, अब यहाँ देखो, यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है। अब बोलोगे सर ये तो कायरल नहीं है, लेकिन हमें तब तक मूव करते रहना है जब तक हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, अब यहाँ जाए तो यहाँ क्या है, CH2, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो CH2, और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ क्या मिला हमें, CH2 मिला क्या, नहीं मिला, इसका मतलब ये क्या है, कायरल होगा, दिस इज कायरल। अब बात करें, ये भी कायरल है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाओ, ऊपर CH2 है और नीचे क्या है, CH है और यहाँ OH है, सिमिलरली ये भी कायरल हो जाएगा। यहाँ और कोई कायरल मॉलिक्यूल और कोई कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कितना है, 3 कायरल सेंटर्स हैं। अब देखो, मॉलिक्यूल विथ 1 कायरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक कायरल सेंटर है, सिर्फ ओनली 1 कायरल सेंटर, तो हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें कोई POS COS उसके अंदर नहीं आएगा। अब देखो ऐसा क्यों, मान लो हमने ये एग्जांपल ले लिया, मीथेन का एग्जांपल ले लिया, मैं इसे मिटा देता हूँ, हमने मीथेन का एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर ये कायरल सेंटर तो नहीं है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल कायरल क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करें तो देखो, अगर मैं एक प्लेन लूँ कोई इस तरीके का, जिसको मैं, ये जो हमारा प्लेन है वो परपेंडिकुलर है पेपर पे, ये कुछ इस तरीके का है, तो होगा क्या, देखो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ, यहाँ एक बॉल रख दो, यहाँ एक बॉल रख दो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं कट करूँ परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ये जो एटम है और ये जो एटम है, ये दोनों इस प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, क्योंकि एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है, तो बिल्कुल क्या होगा, ये भी कटेगा हेमिस्फेयर में, ये भी कटेगा किसमें, हेमिस्फेयर में। ठीक है, और यहाँ से जब अलग होंगे ये, तो दो अलग अलग पार्ट में गिरेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें ये पूरा आएगा स्फेयर, और इन दोनों का हेमिस्फेरिकल पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसके अंदर ये हमारा क्या होगा, स्फेयर,
और इन दोनों का हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो पीओएस या सीओएस इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हमने अभी बात करी है, ठीक है। अब देखो, अगर हम अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे भी पीओएस है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कट कर दो। यहाँ क्या होगा, ये जो एटम है और ये एटम क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट में कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट इक्वल, जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है वो दोनों इक्वल होंगे और मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, यानी यहाँ पे भी क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी पीओएस प्रेजेंट है। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूँ, मान लो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, यहाँ मैंने H लिख दिया, यहाँ भी H लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्राहेड्रल है, हर एंगल एक ही होगा, तो आप कहीं भी किसी को भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबका, जैसे मान लो कि ये इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये इस हाइड्रोजन से, इस CH3 से और ये Cl से, तीनों से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग का चीज़ है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो, अब इसको अगर मैं इस तरह से फिर से कट करूँ तो यहाँ भी देखो, ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर में कटेगा, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे पीओएस, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे पीओएस सीओएस नहीं मिलेगा। अब खोज के देखो, अगर आप ऐसे कट करोगे तो क्या होगा, ऊपर ओ एच और नीचे सी एल है, दोनों सेम नहीं है। कैसे भी कट करो आप नहीं कट कर पाओगे इसको, ठीक है। यानी यहाँ क्या है, पीओएस और सीओएस एब्सेंट है, इसलिए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल काइरल सेंटर द कंपाउंड मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब देखो, इसमें एक से ज़्यादा अगर काइरल सेंटर हुआ तो वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे पीओएस सीओएस प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हम ऐसे देख के नहीं बोल सकते कि दो काइरल सेंटर हुआ तो वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एब्सेंस ऑफ पीओएस एंड सीओएस, ठीक है, ना कि काइरल सेंटर का प्रेजेंस। हो सकता है कि 50 काइरल सेंटर हो फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए काइरल सेंटर्स का होना तो ज़रूरी है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का होना, मतलब एब्सेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे मॉलिक्यूल जहाँ काइरल सेंटर नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल जहाँ बिना काइरल सेंटर के भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। जैसे एलिन्स की बात करें, एलिन्स में एक्सट्रीमेंट्स कैसे होते हैं, इवन एलिन्स के अंदर एक्सट्रीमेंट्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा जो मिरर इमेजेस होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, वहाँ पे भी आपको पीओएस सीओएस नहीं मिलता है। हमने पिछली वीडियो में बात करी है, ये पीओएस एब्सेंट होगा, सीओएस एब्सेंट होगा एलिन्स के अंदर। ऑड इवन के अंदर हमने इवन में बात करी थी इसके बारे में, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है मॉलिक्यूल, यानी पीओएस सीओएस का एब्सेंट देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बात करें तो यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है, कैसा, ये देखो, ये हमारा पीओएस है, यानी कि ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये Cl और ये हाइड्रोजन, अगर हम इसको परपेंडिकुलर कट कर दूँ तो सब हेमिस्फीयर में कटेंगे, ठीक है। ऊपर क्या है, CH2 और नीचे क्या है, CH2। ये सारे एटम कहाँ हेमिस्फीयर में कट गए, तो यहाँ पे पीओएस मिल गया आपको। सीओएस तो देखेंगे ही नहीं, पीओएस मिल गया, बात खत्म हो गई। ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया मॉलिक्यूल। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये हमारा फिर से पीओएस है, इररेस्पेक्टिव किससे से या ट्रांस से। यहाँ पे हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सभी हेमिस्फीयर में कट जाएंगे, ऊपर से कट करेंगे परपेंडिकुलर प्लेन से, ठीक है। तो यहाँ पे पीओएस है तो कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगला एग्जांपल देखो, यहाँ यहाँ बात करें तो यहाँ पीओएस नहीं है, यहाँ पर नो पीओएस, तो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एंड नो सीओएस, पीओएस सीओएस यहाँ नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो देखो, यहाँ CH3 के सामने क्या मिला, Cl मिला, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप, ऑप्टिकली कैसा हो गया, एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे भी हमारा, इसको ऐसे कट करें तो यहाँ पे भी नो पीओएस, नो सीओएस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे भी ऑप्टिकली एक्टिव है।
अब पीओएस सीओएस निकालो तो हमने पिछले वीडियो में देखा है। चलो अगला एग्जांपल देखें। अब यहाँ देखो, यहाँ बी आर है, यहाँ सी एल है। अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पीओएस मिल गया। तो ये कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सिमिलरली अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पर यहाँ हमने ये ले लिया, तो इसे क्या बोलेंगे? पीओएस है हमारा। तो ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो पीओएस सीओएस को देख के हम ऑप्टिकली एक्टिविटी और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। अब जब हमने ये देखा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी पोलैरिमीटेड ट्यूब में रखे सॉल्यूशन से क्रॉस करता है और एनालाइजर के थ्रू पास करता है, तो उसमें मान लो थीटा रोटेशन हुआ। अब वो थीटा कितना हो सकता है, ठीक है, वो किन चीज़ों में डिपेंड करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको हम इस तरीके से अल्फा और ब्रैकेट्स के अंदर डी इस फॉर्म में लिखते हैं, होता क्या है कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द कंपाउंड इज डिफाइंड एज the observed rotation when the light of wavelength of इतना nanometer is used with a sample path length L of 1 decimeter and the sample concentration of 1 gram per ml। मतलब क्या है इसका कि देखो, जब आप उस पोलैरिमीटर ट्यूब का लेंथ 1 डेसीमीटर लेते हो, उसके अंदर रखे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml लेते हो, और जो आपने लाइट सोर्स यूज़ किया है वो आपने यूज़ किया है 589.6 नैनोमीटर, जो क्या होता है? सोडियम डी लाइन या फिर सोडियम लैम्प से निकला जो येलो येलो लाइट होता है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अगर वो लाइट यूज़ करते हो तो जो भी हमारा ऑब्जर्व रोटेशन होगा, थीटा अल्फा जो भी होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रोटेशन बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे आपने रेजिस्टिविटी पढ़ी होगी, ठीक है, क्या होता है रेजिस्टिविटी? वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जब आप लेंथ को और एरिया को क्या ले लेते हो? यूनिटी ले लेते हो। तो वहाँ पे आया क्या? स्पेसिफिक वर्ड। यहाँ पे भी क्या है? जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको अगर आप यूनिटी ले लोगे तो आप क्या बोलोगे वहाँ पर? स्पेसिफिक रोटेशन। वैसा ऑब्जर्व रोटेशन जो 1 डेसीमीटर लेंथ और 1 ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन से आए, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रोटेशन। अब जिसका फॉर्मूला है वो क्या है? ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्रीज डिवाइडेड बाई द पाथ लेंथ इन डेसीमीटर इनटू द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ग्राम पर ml। अगर इसको टर्म्स में इस तरह लिखें हम, तो क्या बोलेंगे? अल्फा इज द ऑब्जर्व रोटेशन, एल इज द लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो रखा है पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर। अब देखो, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है एल एंड सी का, क्योंकि एल और सी तो क्या हो गया? यूनिटी फिक्स हो गया, तो डिपेंड नहीं कर सकता है इसके अंदर। ठीक है। अब एल को बढ़ा दो या सी को कम कर दो, कुछ भी कर दो, तो स्पेसिफिक रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक और एक दोनों के लिए फिक्स है। ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर पे। वेवलेंथ यानी कि अगर आपने सोडियम लैंप के अलावा कोई और लैंप ले लिया, कोई और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आप बदल दें लाइट सोर्स का, तो जो हमारा वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, वो दोनों पे बदलने पे ये वैल्यू जो होगी हमारी वो चेंज हो सकती है। लेकिन जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो सब पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लेंथ बदलेगा तो चेंज होगा। अब देखो, ये जो अल्फा है वो आपका प्रोपोर्शनल है किसके? एल एन सी के। ठीक है, लेंथ बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी। लेंथ को अपने डबल कर दिया तो हमारा जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो डबल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एग्जांपल देखते हैं इस पर हम। मान लो यहाँ एग्जांपल दे रखा है 2.4 ग्राम सैंपल ऑफ कोकेन दैट इज अल्फा डी की वैल्यू दे रखी है -15 डिग्रीज। ठीक है, was dissolved in 10 ml of chloroform and placed in a sample tube having path length of 6 cm। Find the observed rotation। अब ये हमारा क्या है? कोकेन है। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल काइल सेंटर है। फिर हमारा काइल सेंटर कहाँ है? यहाँ भी हमारा काइल सेंटर है, यहाँ भी हमारा काइल सेंटर है। तो हम वो नहीं देख रहे काइल सेंटर कहाँ कहाँ है, हम ये बस देख रहे हैं ये ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका अल्फा डी दे रखा है। आपको पूछा गया आपसे ऑब्जर्व रोटेशन बताओ। फॉर्मूला देख लें हम। फॉर्मूला क्या है हमारा? अल्फा डी इज इक्वल्स टू अल्फा बाई एल इंटू सी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू, तो क्या बोलेंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा डी इंटू एल इंटू सी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? -15 डिग्रीज। लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब पूछा गया है डेसीमीटर के अंदर, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे 0.6
डेसीमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 0.6 डेसीमीटर इनटू कॉन्सेंट्रेशन। अब 2.4 ग्राम दे रखा है 10 ml के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, 2.4 बाई 10 ग्राम पर ml। ये क्या हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या लिखेंगे, 2.4 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा, -2.16 डिग्रीज। ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जर्व रोटेशन। आपको पूछेगा कि बताओ कि ऑब्जर्व रोटेशन जो आया है कोकेन मॉलिक्यूल का, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, या फिर इसे माइनस या फिर एल भी बोल सकते हैं, एल फॉर्म है इसका। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखो। अब यहाँ दे रखा है 1.5 ग्राम सैंपल ऑफ कोनीन, जो हमारा पॉइजन था, वॉज डिजॉल्व इन 10 ml ऑफ इथेनॉल। ठीक है, एंड प्लेस्ड इन पोलरिमीटर ऑफ पाथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व रोटेशन दे रखा है सोडियम डी लाइन के लिए 1.2 डिग्रीज, एंड पूछा गया आपसे स्पेसिफिक रोटेशन फॉर कोनीन। फिर से सेम फॉर्मूला, अल्फा डी इज इक्वल्स टू अल्फा बाई एल इन टू सी। इस पर आपसे ये पूछा है, तो अल्फा दे रखा कितना, 1.2 डिग्रीज डिवाइडेड बाई हमारा लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 0.5 डेसीमीटर्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो इट वैल्यू कम्स आउट टू बी +16 डिग्रीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस हमारा स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हो गई। तो ऐसे सिंपल सिंपल बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कहीं आपको बोले लेंथ को डबल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो वैल्यू क्या होगी, इस हिसाब से आप ऑब्जर्व रोटेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन तो क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी। ठीक है, चलो अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस, दैट इज वेज डैश, न्यूमैन, साहॉर्स, फिशर, और इनके इंटरकन्वर्जन्स, और देखेंगे कन्फिगरेशंस, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, जैसे आर एस की बात करेंगे, डी एल यानी कैपिटल डी कैपिटल एल, इनके बारे में बात करेंगे। ये सब देखेंगे हम अगले वीडियोज़ में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you so much for watching. See you in the next one.